सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के लोगों ने नगर आयुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र। रामनगर की रामलीला के 29वें दिन भरत मिलाप की लीला का हुआ मंचन। लीला प्रेमियों की हुई भारी भीड़। बीएचयू में चल रहा है 68वां प्रदेशी विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता। इसमें शामिल खिलाड़ियों और उनके कोच ने लगाया अव्यवस्था का आरोप। और दीपावली की तिथि भ्रम के निवारण हेतु बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय में विद्वानों की हुई बैठक। 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने का हुआ निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। काशी के सम्मानित पंचांगकारों, धर्मशास्त्र ज्ञाताओं एवं वरिष्ठ विद्वानों द्वारा बैठक कर काल गणना एवं गणितीय विवेचनाओं के आधार पर 31 अक्टूबर को दीपावली मनाए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मंगलवार को दीपावली उत्सव में उत्पन्न भ्रम के निवारण हेतु ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद वाराणसी, श्री काशी विद्युत परिषद वाराणसी के साथ साथ काशी के सभी सम्मानित पंचांगकारों, धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष के वरिष्ठ विद्वानों की बैठक हुई, जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गणितीय मानों एवं धर्मशास्त्रीय वचनों के आधार पर दृश्य एवं पारंपरिक दोनों मतों से पूरे देश में 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली पर मनाया जाना शास्त्रोचित है। इस बैठक में प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, प्रोफेसर चंद्रमा पांडे, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, अध्यक्ष श्री काशी विद्युत परिषद, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, महामंत्री श्री काशी विद्युत परिषद, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री, प्रोफेसर रामजीवन मिश्र, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, डॉक्टर सुभाष पांडे, डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, डॉक्टर सुशील गुप्ता, विश्व पंचांगकार डॉक्टर अजय कुमार पांडे, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, डॉक्टर सुनील कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन कुमार शुक्ल, विशाल उपाध्याय, श्री श्याम मूर्ति उपाध्याय, ठाकुर प्रसाद आदि उपस्थित थे। बैठक में विद्वानों का कहना था कि सनातन धर्म की व्रत पर्व आदि के निर्धारण संबंधी व्यवस्था में गणित द्वारा प्राप्त तिथि, ग्रह, नक्षत्र आदि के मानों के आधार पर धर्मशास्त्र ग्रंथों में वर्णित नियमानुसार किसी भी व्रत पर्व आदि का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थान भेद से व्रत पर्व आदि के तिथियों में अंतर पड़ना भी स्वाभाविक है, परंतु यदा कदा गणितीय मानों में भिन्नता या धर्मशास्त्री किसी एक भाग या मत का ही अनुसरण करने से एक स्थान पर भी व्रत पर्व अलग अलग दिखने लगते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो गणितीय मानों में समानता तथा धर्मशास्त्रीय वचनों की उपलब्धता के बाद भी व्रत पर्वों की तिथियों में अंतर दृष्टिगत होने लगता है। ऐसी स्थिति कुछ इस बार वर्ष 2024 के दीपावली के संदर्भ में बन रही है। इस वर्ष 2024 में पारंपरिक गणित के द्वारा निर्मित पंचांगों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि उन सभी पंचांगों के अनुसार अमावस्या का प्रारंभ 31 अक्टूबर को सूर्यास्त के पहले होकर 1 तारीख को सूर्यास्त के पूर्व ही समाप्त भी हो जा रहा है, जिससे देश के सभी भागों में पारंपरिक सिद्धांतों से निर्मित पंचांगों के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाना निर्विवाद रूप से एक मत से सिद्ध है। परंतु दृश्य गणित से साधित पंचांगों के अनुसार देश के कुछ भागों में तो अमावस्या 31 अक्टूबर को सूर्यास्त के पहले आरंभ होकर 1 नवंबर को सूर्यास्त के पहले ही समाप्त हो जा रही है, जिससे उन क्षेत्रों में भी दीपावली को लेकर कोई भेद शास्त्रीय विधि से उपस्थित नहीं है और वहां भी दीपावली 31 अक्टूबर को निर्विवाद रूप से सिद्ध हो रही है। परंतु दृश्य गणित के द्वारा देश के कुछ भागों जैसे गुजरात, राजस्थान एवं केरल कुछ क्षेत्रों में अमावस्या 31 अक्टूबर के सूर्यास्त के पहले आरंभ होकर 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद प्रदोष में कुछ काल तक व्याप्त हो रही है, जिससे 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर की स्थिति को लेकर कुछ विरोधाभास की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। परंतु धर्मशास्त्रीय वचनों का समग्र अनुशीलन करते हुए वहां भी दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को ही सिद्ध हो रही है। महावीर पंचांग में लिखा हुआ है ये दीपावली पूजन का समय, ये 31 अक्टूबर गुरुवार को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजन के लिए 3 मुहूर्त निर्धारित किए जा रहे हैं। एक होता है वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि में यदि दिन में पूजन करना हो तो स्थिर लग्न, कुंभ लग्न कहलाता है, जो कि दोपहर में 1:33 से लेकर 3:04 तक है। दूसरा सर्वोत्तम प्रदोष काल का मुहूर्त स्थिर लग्न होता है, वो वृष लग्न कहलाता है, जो 6:11 से लेकर शाम को 6:11 से लेकर के 8:08 के बीच में ये वृष लग्न है, स्थिर लग्न है। इसमें जो है दीपावली का जो पूजन होता है, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन जो इस समय करना चाहिए। महानिशा के पूजन का मुहूर्त जो होता है वो सिंह लग्न में होता है, जो रात्रि काल में आता है, वो लगभग 12 बजे के आसपास आता है। तो वो जो है निशा पूजन जो है 12:39 से लेकर के 2:53 तक रात में महानिशा पूजन होता है, जिसे काली पूजन भी कहते हैं। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वाराणसी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बहराइच घटना को लेकर सपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा तथा टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इस दंगा के लिए जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जब यात्रा निकालते तो पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम जगाने के लिए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि आपके पिताजी ने भले हिंदुओं को गोलियों से भून दिया हो, क्या देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि मूर्ति विसर्जन में हमें गोलियां खानी पड़े? कि बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं दुर्गा पूजा की, मंदिर की विसर्जन, मूर्ति की विसर्जन में, तो हमें गोलियां खानी पड़े। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती। जब बहराइच जैसी घटना होती, बांग्लादेश जैसी घटना होती, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के लोगों ने नगर आयुक्त को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडरों ने नगर आयुक्त को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर अभिषेक निगम ने फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी निर्धारित तिथि पर प्रो पुअर विकास परियोजना के अंतर्गत सारनाथ के 286 स्ट्रीट वेंडरों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मॉडल वेंडिंग जोन स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मॉडल रेहड़ी का वितरण भी संभावित है। उन्होंने नगर निगम वाराणसी और पुलिस प्रशासन द्वारा फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के खिलाफ की जा रही बर्बरता पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे घोर निंदनीय करार दिया। ज्ञापन लेते समय नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि वे पुलिस प्रशासन को लिखित रूप से पत्र भेजकर दीपावली और छठ पूजा तक सभी प्रकार की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी करेंगे। साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन को भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी 8 नवंबर 2024 को टाउन वेंडिंग कमेटी, नगर निगम वाराणसी, पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बीच बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए वेंडिंग जोन और अन्य स्ट्रीट वेंडरों के उत्थान पर चर्चा की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख व्यक्तियों में राजेंद्र कुमार सिंह, हरिशंकर सिन्हा, अनिल कुमार और रंजना गौड़ जैसे नाम शामिल थे। इस मौके पर पूरे शहर के हजारों पटरी व्यवसायी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने हक के लिए एकजुटता दिखाई। शहर के पटरी व्यापारियों का वेंडिंग निर्धारित नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वेंडिंग जोन में और इस वेंडिंग जोन के बाहर व्यवस्थित रूप से कारोबार कर रहे पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। जिसकी मांग को लेके, जिस उत्पीड़न के विरोध में हम आज नगर आयुक्त महोदय के पास आए हैं। चूंकि टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन नगर आयुक्त महोदय होते हैं और उस टाउन वेंडिंग कमेटी के अंतर्गत सभी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, पुलिस प्रशासन, VDA, PWD और भिन्न अधिकारी। और कुछ हमारी 10 सूत्री मांगे भी थी, जो श्रेया एंटरप्राइजेस के जो हमारे पटरी व्यापारी हैं उनको श्रेया एंटरप्राइजेस के द्वारा लगातार ठगने का, उनको बरगलाने का और पूंजीपतियों का स्थान आवंटित करने का भी काम किया जा रहा है। ऐसी भी मांग लेके हम आए थे। नगर आयुक्त महोदय ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि 8 नवंबर को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और जितने भी हमारे पटरी व्यापारी हैं उन पटरी व्यापारियों से संवाद करके एक सकारात्मक रास्ता बनाया जाए। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें रुद्राक्ष की माला, अंग वस्त्रम और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। पूजा के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं और उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा मंडल के महामंत्री मुन्ना लाल यादव उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि यह अवसर न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से अपील किया कि वे इस विशेष मौके पर एकजुट होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करें। बहराइच की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहराइच की घटना को हमने गंभीरता से लिया है। आज वहां स्थिति नियंत्रण में है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। दंगों को लेकर हो रही साजिश पर सरकार सख्त हुई। दंगों को लेकर अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के DNA में ही दंगा फसाद है। देखिए, बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। आज वहां स्थिति नियंत्रण में है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है, हम सब खड़े हैं। जो लापरवाही किसी स्तर पर यदि बरती गई है
और दूसरी बात है यदि कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है। हर स्थिति में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जांच करेंगे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गड़बड़ी है, दंगा फसाद है। हमारी प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग द्वारा ग्लोबल हैंड वॉश डे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग के तृतीय समूह के छात्रों ने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और दर्शकों को हाथ धोने के 7 चरणों के बारे में बताया और ऐसी आवश्यकताएं बताई। छात्रों ने कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद हाथ धोने की आदत में आई कमी पर भी प्रकाश डाला। समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर भावना वर्मा ने आगे बताया कि इस तरह का नुक्कड़ नाटक अभियान विश्वविद्यालय परिसर में आगे भी चलता रहेगा और शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जाएगा। मौके पर चीफ डॉक्टर के सिंह, प्रोफेसर भावना वर्मा, प्रोफेसर निमिषा गुप्ता, प्रोफेसर अनिल चौधरी, प्रोफेसर शैला परवीन और डॉक्टर अनिल कुमार भी मौजूद थे। नुक्कड़ नाटक के स्मूथ ड्रामा एपिल, ज्ञान चंद्र मौर्य, सुधांशु, राहुल वर्मा, आयुषी, रिंकी रॉय, नंदा वर्मा, पंकज तिवारी, नैन्सी मौर्य, प्रीति पटेल, सामी कुमारी और अन्य थे। समाज कार्य विभाग के सभी कर्मचारीगण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक नाटक के द्वारा ये संदेश दिया गया कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं हाथ धोकर, और हाथ धोने के क्या 7 तरीके होते हैं, किस 7 स्टेप होते हैं, उन्हीं स्टेप को हमें प्रयोग करना चाहिए, तभी हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में मंगलवार को नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा उपस्थित रहे। इन्होंने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में आने के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही आगे किस प्रकार से बढ़ना है इसके लिए प्रेरित किया। सभी को विश्वविद्यालय की ओर से दी जाने वाली सहायता और स्कॉलरशिप आदि के बारे में भी विस्तार से बताया। संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने उपस्थित सभी गणमान्य और विद्यार्थियों का स्वागत किया। इन्होंने महामना की शिक्षा दृष्टि को समझने के लिए आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। वेलबींग कमेटी के समन्वयक डॉक्टर निखिल भगत उद्घाटन सत्र के समापन के अवसर पर औपचारिक धन्यवाद दिए। प्रथम सत्र में विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विदुषी प्रोफेसर स्वर वंदना शर्मा ने संगीत एवं मंचकला संकाय के इतिहास को बताया। इसकी स्थापना कैसे हुई, मालवीय जी की संगीत को लेकर क्या सोच थी, किन कठिनाइयों से संगीत विषय की स्थापना स्कूल से लेकर संकाय तक की यात्रा के बारे में बड़े सहज ढंग से सभी को बताया। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर BC कापरी ने खेल और स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार रखे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की दिनचर्या आवश्यक है उसे विस्तार से बताया। यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार को भी कलाकार के परिक्षेप में समझाया। ISSBHU से पधारे वरिष्ठ डॉक्टर हजाबम वरुण शर्मा ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती विषय के बारे में जानकारी दी। इसे कैसे ठीक करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसे बड़े ही सहज रूप से बताया। बैलेंस ट्रेनिंग को समझाया। अंतिम सत्र में संकाय के विद्यार्थियों द्वारा संगीत की प्रस्तुति की गई। वायलिन बांसुरी की जुगलबंदी कलाकार प्रत्युष कुमार मेहता और हेमंत कुमार ने राग वृंदावनी सारंग की प्रस्तुति दी। अंत में पहाड़ी में धुन से समापन किया। इनके साथ तबला संगति सिद्धांत मिश्रा ने किया। भरतनाट्यम की अंतरिम प्रस्तुति हुई, जिसमें अलारिपू, तिश्र एवं एकम ताल में निबद्ध पारंपरिक रचनाएं कुमारी कनिष एवं सुभी सोनकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद राग चारुकेसी एवं ताल आदि में निबद्ध कीर्तनम भी हुआ, जिसमें नेहा कुमारी एवं आरती थापा ने प्रदर्शन किया। अंत में छात्र सलाहकार डॉक्टर गणेश चंद्र पांडे ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन दिया। प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, उनको विश्वविद्यालय की तमाम योजनाएं, विश्वविद्यालय की तमाम आगे की गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कितने बच्चे से लाभान्वित? इसमें लगभग इस पर्टिकुलर फैकल्टी में 140 बच्चे अंडर ग्रेजुएट्स के और 140 के ही लगभग PG के बच्चे एडमिट हुए हैं। तो अगर हम कहें तो 280 बच्चे के लगभग इससे लाभान्वित होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रही 68वीं प्रदेशी विद्यालयी महिला पुरुष मुक्केबाजी में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने दुर्व्यवस्थाओं का आरोप आयोजकों पर लगाया।
काशी विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में 68वीं प्रदेशी विद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें दूर दूर से महिला और पुरुष मुक्केबाज भाग लेने पहुंचे हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 415 खिलाड़ी पहुंचे हैं। इसमें 115 बालिका और 300 बालक वर्ग के खिलाड़ी शामिल रहे। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे प्रयागराज की महिला मुक्केबाज खिलाड़ियों ने रहने की सूचित व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। कानपुर की टीम के खिलाड़ियों के साथ पक्षपात का आरोप लगाया गया। प्रयागराज की टीम से कोच के रूप में पहुंची स्वाति ने आयोजक मंडल पर ही आरोप लगाया। उनका कहना है कि यहां पर ठीक व्यवस्था नहीं की गई है और हम लोग बरामदे में सोने के लिए मजबूर हैं। वहीं स्वामी का कहना है कि हम लोगों को शौचालय के पास का रूम दिया गया है जो रहने योग्य नहीं है। प्रयागराज खिलाड़ी सूचीपाल ने बताया कि यहाँ पर न तो ठीक से रहने की व्यवस्था है और न ही खाने पीने की व्यवस्था है। हम खिलाड़ी बड़ी उम्मीद लगाकर अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, परंतु हम लोगों को जब ठीक से नींद और भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना बेस्ट किस प्रकार से दे पाएंगे। सूचीपाल का कहना है कि उसकी शिकायत हम लोगों ने की है, परंतु कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि आयोजक मंडल खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। हम लोग रात को किसी अन्य के रूप में शेयर करके सोए, परंतु सुबह ही उन लोगों द्वारा हम लोगों का सामान बरामदे में रखकर निकाल दिया गया और अगले दिन रूम शेयर नहीं करने की बात भी कही गई। कानपुर खिलाड़ी अमर कुमार पहुंचे और लोगों को कानपुर से 6 कोच में भेजा गया था, परंतु यहां पर कोच के नाम पर बस एक ही लोग बचे हैं, बाकी सारे लोग यहां से गायब हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा किसके संरक्षण में यहाँ पर मुक्केबाजी गेम खेलेंगे। मुक्केबाजों का कहना है कि हम लोग अपना बेस्ट दिए हैं, फिर भी हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमारे पास इसका वीडियो और फोटो भी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जब हम इसकी शिकायत करने गए तो आयोजक मंडल द्वारा 1000 रुपये जमा करने की बात कही गई। इसके बाद निर्णय आने का बात किया। आयोजक मंडल में शामिल संजीव कटियार कहना है कि छात्र छात्राओं द्वारा गलत व बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को रहने और अन्य सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था किया गया है। कानपुर के सारे कोच मौजूद हैं और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया गया है। उन्हें रुपए जमा करने के बात को लेकर यहाँ कहा कि यहाँ पर यह नियम है कि अगर किसी को आपत्ति होगी तो वह पहले 1000 रुपये जमा करेगा, उसके बाद खिलाड़ी और उसके कोच आपत्ति दर्ज कराएंगे। अगर आपत्ति में सही पाए गए तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, अगर गलत पाए गए तो वह पैसा जमा कर दिया जाता है। देखिए, पहली बार तो हम लोग गए, रूम नहीं मिला वहाँ हम लोगों को ठहरने के लिए। बाकी सारी टीम रुकी हुई हैं और हम लोगों को एक रूम दिया जा रहा है जो वॉशरूम के पास है, बिल्कुल भी गंदा है, और एक छोटा सा और एक और रूम दिया, किचन के बराबर रूम दिया जा रहा है। हम लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है। एक दिन हम लोग गए तो एक रूम में एडजस्ट किया हम लोगों ने, उन्होंने बहुत मुश्किल में मतलब एडजस्ट करवाया किसी तरह। उसके बाद फिर सुबह ही होते हुए हम लोग को भगा दिए, बोले कि हमारे रूम से निकलो, अब हो गया काम। हम लोग से मतलब बाहर लेटे हुए थे अपना बैग वैग लेके, उसके बाद फिर यहाँ चले आए और फिर कल गए तो फिर ऐसे हुआ, रूम नहीं मिला, फिर रूम की समस्या। फिर मैम हमारी बहुत बात की, बहुत बात करने पे फिर से मतलब उसी रूम में एडजस्ट हुए, लेकिन बहुत बहस हुई। गार्ड अंकल भी बहुत बोले, बहुत ज़्यादा समस्या। हम लोग को सोने के लिए 12-1 बज जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। फिर यहाँ से कैसे फाइट करेंगे जब सो नहीं पाते हैं। तो जिस दिन हम लोग आए हैं उसी दिन हम लोगों को टीम को डायरेक्ट हम लोग यहीं पे आ गए थे। ट्रेन लेट थी, यहाँ पे आए, वेट वगैरह थी। यहाँ से हम लोग करीब 11:30 बजे निकले, टीम अपनी जहाँ पे रूम पे रुकना था वहाँ पे गए। रूम पे कोई व्यवस्था नहीं थी। गार्ड से बोले कि हमें रूम कौन सा अलाउड हुआ है, तो वो वॉशरूम के बगल का रूम दे रहे थे। जस्ट सारे टीम मेंबर्स बोले कि हम यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे क्योंकि वॉशरूम के बगल का रूम बहुत बदबू आ रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि हम यहाँ इस रूम में नहीं रुकेंगे, हमें कोई और रूम दीजिए। कॉल की, कोई व्यवस्था नहीं थी और बोले कि आप किसी भी रूम से एडजस्ट कर लीजिए, किसी रूम पार्टनर से शेयर कर लीजिए। तो सारे टीम जो आए थे उधर वो बोल रहे हैं कि हम अपना रूम नहीं शेयर करेंगे, हम अपना रूम नहीं शेयर करेंगे। किसी तरह हम लोगों ने एक रात तो बिता ली है। फिर सुबह जिस टीम के साथ हमने अपना रूम शेयर किया तो सुबह ही 6 बजे उन लोगों ने बोला हमारा रूम खाली करिए, हमारा पूरा सामान निकाल करके बाहर स्कूल के ग्राउंड में रख दिया गया। हम लोग पूरा फिर 10 बजे तक ग्राउंड में खड़े थे, वहीं पे रेडी हुए, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे आए। मैम बात की है तो प्रिंसिपल सर बोले हैं उसी रूम में फिर एडजस्ट हो जाइए। तो हम लोग जगह नहीं था सोने के लिए और गद्दा भी नहीं मिला था हम लोगों को, तो हम अपना जो ले गए चद्दर उसी को फिर डाल के उसमें सोए थे। फिर चद्दर बिछा के सो रहे थे, फिर उसमें भी लेट हम लोग सोते हैं, फिर लेट उठ पाते हैं, तो इसलिए अक्सर नहीं पाते ना ट्रेनिंग कर पाते। वहाँ ग्राउंड भी। श्री अग्रसेन युवा मंच द्वारा नवरत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्री अग्रसेन युवा मंच द्वारा नवरत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह श्री काशी अग्रवाल समाज के अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज बुलानाला के अपराजिता हॉल में आयोजित हुआ। नवरत्न सम्मान समारोह में काशी के प्रतिष्ठित 9 वर्गों जैसे अग्रवाल समाज, शिक्षक, सेवा संस्थान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, चिकित्सक, न्यूज़ मीडिया एजेंसी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्यापारी तथा उद्योगपति का चयन कर सम्मानित किया गया।
मंच होस्ट स्वाति अग्रवाल ने किया। सभी अतिथियों का श्री अग्रसेन युवा मंच काशी द्वारा आयोजित यह नवरत्न सम्मान समारोह में स्वागत किया। मंच परिवार द्वारा आयोजित नवरत्न सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु तथा कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। रामनगर की रामलीला में 29वें दिन भरत मिलाप की लीला का अद्भुत मंचन किया गया। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के 29वें दिन सोमवार को भरत मिलाप की लीला उत्तरकांड के दोहा 1 से 11 तक के सस्वर पाठ के साथ संपन्न हुआ। प्रसंग के अनुसार हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में नंदीग्राम पहुंचते हैं। यहाँ हनुमान जी ने भरत जी को श्री राम जी के अयोध्या आगमन की सूचना दी। भरत जी उन्हें नहीं पहचान पाए तो पवन सुत हनुमान ने अपना परिचय दिया। भरत जी ने विनम्रतापूर्वक श्री रामदूत हनुमान जी से कहा कि आपने यह प्रिय वचन सुनाकर मुझे ऋणी कर दिया है, मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। यहीं पर हनुमान जी भरत जी से विदा मांगकर श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। उधर भरत जी अयोध्या पहुंचकर सभी से श्री राम जी के आगमन की खबर सुनाते हुए अयोध्या की सीमा पर सभी नगरवासियों के साथ पहुंचते हैं, जहां चारों भाइयों का मिलन होता है। भगवान श्री राम ने बारी बारी से भरत और शत्रुघ्न को गले मिलते ही भातृ विरह की वेदना चारों भाइयों की आंखों से आंसू के रूप में निकली। यहीं पर श्री राम जी सुग्रीव आदि गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने को कहते हैं। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि ये हमारे मित्र हैं। वहीं अयोध्या स्थित महल पहुंचकर श्री राम जी माता कैकेयी को समझाते हैं। गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों से श्री राम को सिंहासनारूढ़ करने की आज्ञा मांगते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृत मिलते ही राज्याभिषेक की तैयारी का आदेश देते हैं। कक्षुमंत बताते हैं कि सभी तैयारियां पूरी हैं। अयोध्या में श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी होने लगती है। यहीं पर आज की आरती समाप्त होती है। नाट्यमली भरत मिलाप में हुई भगदड़ लाठीचार्ज को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने रामनगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रामलीला में भरत मिलाप होता है। रामनगर में मिलन में भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मोहित अग्रवाल ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। घाट संध्या कार्यक्रम में कंकना भट्टाचार्य के गायन और रतन कुमार गोंड के भरतनाट्यम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में कोलकाता से पधारी वरिष्ठ कलाकार कंकना भट्टाचार्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात मीरा भजन से किया। द्वितीय चरण में रतन कुमार गोंड ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ जावली तत्पश्चात अष्टपदी से समापन किया। दोनों कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र SK केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।